टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जिसमें कि आपको एक डिफरेंट अप्रोच सिखाई जाती है जो कि बुकिश नहीं होती। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है ऐप का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके डेमो देख सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का। ठीक है, सेट थ्योरी की जो टॉपिक है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास ए बी सी तीन सेट हैं, किस तरीके से कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और ए का यूनियन बी के साथ और ए का यूनियन सी के साथ बराबर आ रहा है, तब आपको बताना है कि इनमें ए बी सी में क्या कनेक्टिविटी है। ये क्वेश्चन आपका AI EEE 2009 में पूछा गया था। देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मैथमेटिक्स आता है, सेट थ्योरी आती है, वहां पे पूछा जाता है। तो देखिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया गया है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हम इसको दो तरीके से सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है वो बी और सी पे हो रहा है। ए हमारे पास क्या है, कॉमन है। ए दोनों जगह यहाँ जो दिया गया है, ए आपको यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट की तरह वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से सीधी एक वर्किंग मिलती है कि अगर बी और सी जो कि दो डिफरेंट सेट हैं, ये आपका ए है, फिर ये आपका बी है और ये आपका सी है, एक तरीके से जैसा आप वेन डायग्राम में बनाते हैं। बुक्स में जो इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं वो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर दिए गए हैं। हम आपको जनरल अप्रोच सिखा रहे हैं क्वेश्चन को टेकलिंग की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आप किस तरीके से वर्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएशन बी और सी पे हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके पास आंसर की क्या है कि बी और सी को बराबर होना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब आप ये बात मेरे से पूछेंगे इसमें कि ये आइडिया जो बी और सी के बराबर का होने का है, यही आंसर हमने क्यों लिया। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे ए क्या है, ए कांस्टेंट की तरीके से वर्क कर रहा है एक तरीके से, और बी और सी में बहुत बड़ा वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारे बी और सी जो सेट है वो बराबर हो जाए। पहली अप्रोच आपकी ये हुई। सेकंड अप्रोच पे हम बाय ऑप्शन काम करके देखते हैं। बाय ऑप्शन में आप क्या देखते हैं कि अगर हम बी और सी को बराबर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से ए ऑप्शन जो हमारा है, अगर हम बी और सी को क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं, तो ऐसा करने से बी और सी को बराबर लेने से हमारे पास ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो उस तरीके से भी आपका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका जो बी आंसर है और सी आंसर है और डी आंसर है, इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं। अब आप देखिए कि इसमें अगर हम ए बराबर बी ले लेते हैं, आप ऑप्शन से करके देखिए क्वेश्चन को, हो सकता है कि ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम ए बराबर बी रखते हैं तो जो गिवन कंडीशन हमें दी है, तो ए इक्वल टू बी देने से ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए आएगा और ए इंटरसेक्शन सी ये आइडिस रहेगा। दूसरी बात, ए का यूनियन बी के साथ करेंगे तो ए आएगा क्योंकि ए बी के बराबर है। अगर दो सेट बराबर होते हैं तो देखिए, दो सेट बराबर हैं, एक के ऊपर दूसरा क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो उनका यूनियन भी वही सेट आएगा, दोनों में से कोई भी एक, और उनका इंटरसेक्शन भी यही आएगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। अब अगर सी का यूनियन ए के साथ बराबर ए बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है कि ए बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, ये जो लाइन हमने लिखी है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। जब ए बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, तब ए को सी के अंदर ही आना पड़ेगा, ए को सी का सबसेट ही होना पड़ेगा। अगर हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट लेते हैं, ए को यहाँ लेते हैं और सी को यहाँ लेते हैं, तब हमारा ए इंटरसेक्शन सी के बराबर नहीं आएगा। ऐसा ट्रिवियली कब होगा, जब ए हमारा सी का सबसेट बन जाएगा। तो पहली कंडीशन आपको ये क्लियर हो गई, ये हमने क्यों लिखी है। दूसरी कंडीशन देखिए, ए बराबर किसके आया है, ए यूनियन सी के। ऐसा कब पॉसिबल है कि जब हमारे पास सी इसके अंदर आ जाए और इसके ए बाहर आ जाए। यहां से अगर हम देखेंगे इसको कि अगर ए बराबर है किसके, ए यूनियन सी के, तो इसका मतलब है कि एक सेट को दूसरे के इनर साइड में लाई करना पड़ेगा, सबसेट इसका होना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों से कंबाइंड कंडीशन क्या निकल गई कि ए इक्वल टू सी।
यानी कि यहाँ पे एक ट्रिवियल कंडीशन बन गई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे कंडीशन हमें स्टार्टिंग में दी नहीं है, तो ट्रिवियल कंडीशन हो गई कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन भी आंसर नहीं है और डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। इसको मैंने बी में लिख दिया था, तो सी में a इक्वल टू बी लिखा हमने, ये हमारा आंसर नहीं है, और a इक्वल टू सी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जो बी ऑप्शन आपका था कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाए 5 हो जाए, तो ये सेट जो हमने देखे हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के लिए ये ट्रिवियली ट्रू हो रहा है। तो a और b का जो इंटरसेक्शन है उसका 5 होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने ऑप्शन वाइज आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना इस क्वेश्चन के अंदर सिखाया, और जो फर्स्ट टेक्निक आपको सिखाई थी ये सबसे ज्यादा शॉर्ट थी, जिससे हमारा जो आंसर है विद इन 10 सेकेंड हमारा आंसर आ जाता है कि वेरिएशन हमारा किस पे हो रहा है, ए पे वेरिएशन नहीं हो रहा है, हमारा वेरिएशन किस पे हो रहा है, बी पे और सी पे वेरिएशन हो रहा है, ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ये सबसे शॉर्ट टेक्निक है। तो यहां से आपका बी और सी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AEEE 2004 का क्वेश्चन है। ये एग्जाम अब चेंज होकर जेईई मेंस के नाम से होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरल है, सभी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। जो लाइट वाले क्वेश्चन थे वही हमने भी पिकअप किए हैं आपको समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको रेंज पूछी गई है। कभी कभी हम इसका आंसर डोमेन की टर्म्स में दे देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी हम NPR बनाते हैं उसमें कंडीशन क्या होती है। देखिए n हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, और r हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो आपके पास 7 माइनस एक्स आएगा ये किससे बड़ा होगा, x माइनस 3 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2x लेस देन इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2 5 जा हमारे पास 10 आ गया। तो x 5 या 5 से छोटा होगा, लेकिन ये इंडिविजुअली क्या होंगे, अपने आप में बड़े होंगे। तो ये हमेशा क्या आएगा, ये कंडीशन x हमेशा क्या आएगा, 3 या 3 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे x हमारा किससे छोटा आएगा, 7 से छोटा आएगा। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे n कभी भी 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपका नंबर क्या है, 7 से छोटा आना चाहिए। तो 7 से छोटा नंबर हमारा आ रहा है क्योंकि 5 से छोटा आ रहा है। अब 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा 3 या 3 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा, यानी कि जो इसका डोमेन है वो केवल 3 4 5 ये 3 वैल्यू आपसे लेगा। अब इस चीज को जो हमने इतना सिस्टम बना के इस चीज को ऑपरेट करके हमने बनाया कि x इक्वल टू 3 4 5 यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इसको जनरली सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 7 के साथ आप नंबर लिखेंगे, इन दोनों को हमें क्या करना है, साथ साथ वेरिएट करके देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ 0 बनाने की कोशिश करता हूँ कि 3 यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो 3 मेरा यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक्सेप्टेबल है। फिर जनरल मेथड से मैं यहाँ पे 4 अप्लाई करके देखता हूँ, 4 हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 अप्लाई करके देखता हूँ, तो 5 हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। उसके बाद जब हम यहाँ पे 6 बनाएंगे, इस चीज को ध्यान दें क्योंकि NPR को डिफाइन भी होना जरूरी है, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, r होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जब हम यहाँ पे 6 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ 6 माइनस 3 3 आएगा, और वहां पे ऊपर जब आप लिखेंगे यहाँ पे 3 आएगा, और 7 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है आपके पास वो क्या है, 3 4 5 है। तो x की रैंडम वैल्यूज को लेके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका ये आइडिया जो मैंने आपको बताया कहाँ से जनरेट हुआ, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास वो 3, स्टार्टिंग में आपको 2 के लिए चेक करना है कि आपके रेंज में जो टर्म्स आ रही हैं वो 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, इस तरीके से। अब यहाँ से आगे देखिए, रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी डोमेन की वैल्यू आ गई। अब डोमेन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख के और y की वैल्यू को, fx की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट वे इसमें ले सकते हैं कि जब हमारे पास डोमेन में 3 पॉइंट आ रहे हैं तो इसकी रेंज में 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं आएंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। हमें fx की वैल्यू इन पॉइंट्स पे निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो
तो इसलिए तीनों हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग आंसर होगी। हमने क्वेश्चन को आधा ही सोल्व किया। अगर ये टेक्निक आप ऑब्जर्व करते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, इसको आप अप्लाई कीजिए, डिफरेंट क्वेश्चंस पे काम कीजिए इसके ऊपर, तो ये चीज आपके माइंड में जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाई है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये तो हर किताब के अंदर लिखी हुई है, हर जगह ऐसे ही सोल्यूशन है जो मैंने आपको करके बताया। आपको वर्क करना है इस चीज के ऊपर, तो धीरे धीरे माइंड में स्टिमुलेशन आएगा, नई नई चीजें आपकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम के हिसाब से भी, एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए f एक जो फंक्शन हमें दिया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर से -1/2 से 1/2 आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा वो इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। सबसे मतलब जो मेन बात इसके अंदर है 1/2 को चेक करना है, उसी से ही हमारा इन्वर्टिबल होगा, तो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो मेन थिंग क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें 1/1 और ऑन टू को चेक करना है। तो देखिए 1/1 ऑन टू को चेक करने की अपने जो मेथड हैं वो मेथड थोड़े से लेंदी होते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो फंक्शन आपको दिया गया है वो क्या है, x/1 + x², ये फंक्शन आपको दिया गया है। अब देखिए सबसे जो मेन चीज इसके अंदर है कि यहाँ पे जो ऊपर आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बीच में रोक के, कि 1/1 प्रूव करने के लिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, f(x1) = f(x2), इसको सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट करने के बाद x1 = x2 अगर हमें डोमेन में अवेलेबल हो रहा है तभी हम फंक्शन को 1/1 कहते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ j लिख देता हूँ। फिर हम देखते हैं y की किन वैल्यूज के लिए हमारा x डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है 1/1 ऑन टू को चेक करने का, ये अल्टीमेटली बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल सेंस के हिसाब से फंक्शन को देखना शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से कि यहाँ जो आपको फंक्शन दिया गया है f(x) = x/1 + x², इस फंक्शन के अंदर जो मेन चीज आपको देखने के लिए मिल रही है कि आपके पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये 1 + x² है। ये वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो अंश की जो न्यूमरेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे +1 हो रहा है। तो ये तो डेफिनेट हो गया कि ये जो इसने आपको क्वेश्चन के अंदर आपको जो कोडोमेन दी है, तो हो सकता है कि ये हमारी रेंज का काम करे। बस हमें देखना है कि ये हमारे लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे आसान चीज है, x को आप 0 रख के देखिए, डोमेन में से आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर है। जब आप 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब सबसे सिंपल वैल्यू है, मैं x को 1 रख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 तभी आएगा जब x को 1 रखेंगे, तो मैंने x को 1 ले लिया। आप ये सोचेंगे कि ये वैल्यू हमने क्यों पिकअप की है, तो ये आपका क्या है, एक वॉचिंग है, क्वेश्चन को वॉचिंग है देखने की कि इसमें हम किस तरीके से वर्क करें। तो 1 रखेंगे तो देखिए 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 मुझे अचीव हो गया, ये कंडीशन आपको क्लियर आउट हो गई। अब x = -1 रख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड डोमेन है और वहां से आपने x की वैल्यू रख के क्या ढूंढ ली है, कोड डोमेन की जो पॉइंट है 1/2 और 1/2, ये आपने देख लिया कि किसकी इमेज है। तो यहाँ हमने डोमेन और कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन का यूज किया बेसिकली, और ये वैल्यू सबसे आसान होती है 0, 1 और -1। थोड़ा आप स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस पे काम करेंगे बैठ के, तो ये चीज आपको वॉच होनी शुरू हो जाएगी। तो कोडोमेन इसका मतलब किसके बराबर आएगा, रेंज के बराबर आएगा। ये तो कंडीशन क्लियर हुई। तो फंक्शन हमारा ऑन टू है, तो यहाँ से ऑन टू की कंडीशन वेरीफाई हुई, क्योंकि जब आपको कोडोमेन क्या दिया जाता है, एक क्लोज इंटरवल दिया जाता है कोडोमेन, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रेंज के बराबर हो जाए। तो फंक्शन हमारा क्या कह रहा है कि ये कह रहा है ऑन टू नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। पहले तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। ये कह रहा है नीदर इंजेक्टिव नॉट बाइजेक्टिव, यानी कि ऑन टू भी नहीं है, 1/1 ऑन टू भी नहीं है, तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया। और इन्वर्टेबल में दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखना है कि ये आपका 1/1 के लिए काम करना है मुझे केवल, अब कि 1/1 है या नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, f(x) =
1/4 इसमें अज्यूम किया है। यहाँ भी आप क्वेश्चन करेंगे कि आपने 1/4 ही क्यों लिया, तो मैंने 1/2 से, आप कोडोमेन देखिए, इसका रेंज देखिए, 1/2 से छोटी वैल्यू ले ली 1/4। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके लिए x के कितने मान सेटिस्फाई करने हैं। तो यहाँ हमने x² - 4x + 1 ये इक्वेशन हमारी बन गई। तो हमें देखना है किसके लिए होल्ड हो रहा है, इसका हम d निकालते हैं। तो b² - 4ac = 12 आ गया, ये > 0 आ गया। इसका मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, x1 और x2 रियल n डिस्टिंक्ट आएंगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यू ऐसी आएंगी जिसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो इसलिए हमारा फंक्शन 1 नहीं होगा। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड था ये मैंने आपको ऊपर सिखाया था, इससे भी आप करके देख सकते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये मैंने आपको टेक्निकल अप्रोच बताई है कि fx को आप 1/4 1/5 ले लीजिए। आपके पास x की जो वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, > 0 आ रही है। ये इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू > 0 आ रही है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास होंगे। तो फंक्शन हमारा 1 नहीं है। तो फंक्शन हमारा ऑन टू तो है, लेकिन हमारा फंक्शन 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम में ऑप्शन चेंज होते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता भी देता हूं कि इसका जो आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से बनेगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 0 के लिए 0 आ रहा है और ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू -1 है, क्योंकि 1 और -1 के लिए ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, और ये वैल्यू -1/2 आ रही है। इस तरीके से इसका ग्राफ हमारे पास बनता है। और यहाँ पे एक चीज आप और देखेंगे कि अगर इसका f' बराबर अगर आप 0 करेंगे तो वहां से दो वैल्यू आपके पास आती है, x = 1 और x = -1। तो 1 के लिए क्या बनता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता है, और -1 के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाता है। इसके अलावा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करें या माइनस के इन्फिनिटी करें, ये जो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू फंक्शन की fx = 0 आएगी। तो ये मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग सिखाई है इस फंक्शन के लिए। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इस फंक्शन का ग्राफ बना के रखें। स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए मैंने आपको सिखाया है, इसका आप ग्राफ बनाएं, क्योंकि ये जो सारी स्टडी है एकदम माइंड में, अगर आपके एग्जामिनेशन में एकदम नहीं आ पाएगी, तो प्रीवियस स्टडी इसके लिए जरूरी है। इसलिए इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में नोट डाउन करें, तो क्वेश्चन आपको करना इजी हो जाएगा। जिसको आप लिख लें कि ये इसकी क्या है, ये इसकी रेंज का वर्क करती है, -1/2 से 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो उद्देश्य था, मोटिव था सिखाने का, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेशनल लेवल पे एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेट p = p हमारे पास सेट क्या दिया है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया है जिनका मॉडुलस 1 है। तो mod of z = 1 हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन